एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हमने बताया कि कैसे कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ होगा और उदय होने के साथ साथ कैसे अरब वासियों ने जो है भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया होगा। उसके हमने पिछले दोनों वीडियो में अपने कारण बताए कि क्या कारण था कि अरब वासियों का जो है भारत पर आक्रमण करना पड़ा, और अरब आक्रमण के साथ साथ ही हमने देखा कि भारत पर सबसे पहले जो है जजिया कर स्टार्ट हुआ होगा। हमने पढ़ा कि किस कारण जो है अल हजाज के जो है 8 पानी वाले जहाजों को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया होगा, और उस समय अगर भारत में कोई हिंदू राजा अगर जो है राज करता होगा तो उसका नाम था राजा दाहिर। किस प्रकार राजा दाहिर पर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया होगा, किस प्रकार असफल आक्रमण हुए, उसके साथ साथ सफल आक्रमणों के बारे में भी हमने जानकारी ली। इसमें हमें देखने को मिला कि कैसे हिंदू राजा जो दाहिर था उसके पिता का नाम चच था, जिसका एक ग्रंथ हमें देखने को मिला फारसी ग्रंथ, जिसका नाम हमने आपको चचनामा बताया, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहले अरब वासियों ने जो है हिंद पर आकर, सिंध पर आकर जो है सबसे पहले जीत अपनी दाखिल की होगी। इसके साथ साथ देखा कि राजा दाहिर की ही पत्नी ने उसके जो है पुत्र की जो है बेवकूफी के कारण जो है जौहर प्रथा उसने अपनानी पड़ी होगी। सबसे पहले जौहर प्रथा कहाँ स्टार्ट हुई ये देखने को मिला हमें, कब स्टार्ट हुई, किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई, ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में देखी। उसके साथ साथ हमने देखा कि धर्म के खिलाफ जो है सबसे पहले का अगर कोई कर देना पड़ा तो हमें जजिया कर का नाम भी भारत में सबसे पहले हमें सुनने को मिला, जिस कारण जो है धर्म परिवर्तन करना लोगों को पड़ा। जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले किसी एक हिंदू राजा ने अगर धर्म परिवर्तन किया है तो वो कौन था, आपका वही जय सिंह, जिसने जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहा, अपने आप को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, राजधानी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया। सबसे पहले हमने कल के वीडियो में यही देखा कि कैसे 712 एडी पर जो है सिंध पर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की होगी। धीरे धीरे हमने देखा कि क्या कारण था कि उसे वापस लौटना पड़ा, और लौटने के साथ साथ हमने कल के वीडियो में ये इस बात को भी जाना कि उसके 200 साल बाद लगभग 900 एडी के बाद हमने देखा कि गजनी नामक एक क्षेत्र जो है धीरे धीरे पनपा होगा, और पनपने के बाद उस क्षेत्र में क्या हुआ, वहां पर एक नया हमें जो है वंश देखने को मिला, जिसे हमने यामनी वंश के नाम से जाना। यामनी वंश, जिसमें हमने देखा मोहम्मद गजनबी हुए। गजनबी से पहले हमने देखा कि किस प्रकार वहां का एक शासक अल्पतगीन रहा होगा, और अल्पतगीन का जो एक दास रहा होगा उसके दास का नाम हमने सुबुक्तगीन पढ़ा। तो हमने अपने वीडियो में क्या क्या चर्चा करी, हमने कल के या परसों के वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले भारत पर अरब वासियों का आक्रमण हुआ। ठीक है, अरब वासियों का आक्रमण देखने को मिला, अरब वासियों का आक्रमण देखा हमने सबसे पहले भारत पर। इनके आक्रमण पे हमने देखा कि भारत में जो है कहां पे विजय प्राप्त करी, इन्होंने सिंध में विजय प्राप्त करी, सिंध विजय देखने को मिली। सिंध विजय के साथ साथ हमने देखा कि सबसे पहले हमें इस पे जौहर प्रथा देखने को मिली, जौहर प्रथा देखने को मिली। सिंध विजय में ही हमने देखा कौन था, वहां पर राजा दाहिर था। राजा दाहिर के साथ ही हमने देखा उसके पुत्र का नाम देखा, क्या नाम था उसके पुत्र का, जय सिंह उसके पिता पुत्र का नाम था। जौहर प्रथा के साथ साथ हमने देखा कि जजिया कर देखने को मिला। जजिया कर के साथ साथ हमने देखा कि उसने जो है लोगों की हत्या कराई, जिनकी उम्र लगभग 16 वर्ष या 16 वर्ष के आसपास, 17-18 वर्ष के आसपास जो भी उम्र रहा करती होगी, सभी नौजवानों की उसने हत्या करा दी। ये सारी बातें पढ़ी हमने। उसके बाद देखा हमने कि वहां पर जो है ये साम्राज्य धीरे धीरे जो मैंने कहा अरब से ये लोग आ रहे थे, उसके बाद ये पुनः वापस लौट गए होंगे। लौटने के बाद वहीं पर ही लगभग 200 साल के बाद जो है लगभग 900 प्लस की बात करें, 900 प्लस एडी में जाकर वहां पर एक राज और ज्यादा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हमने पढ़ा, एक वंश उत्पन्न हुआ जिसका नाम था यामिनी वंश। और यामिनी वंश जो पढ़ा, यामिनी वंश से पहले हमने देखने को मिला कि इसका जो शासक रहा होगा उसका नाम हमने पढ़ा अल्पतगीन पढ़ा, अल्पतगीन। ठीक, इसी का एक दास था, उसके दास के बारे में, दास या दामाद करके हम कह सकते हैं, दास भी था और दामाद भी था, जिसका नाम हमने सुबुक्तगीन करके पढ़ा। सुबुक्तगीन का देखा हमने, सुबुक्तगीन जब इसने सबसे पहले सुबुक्तगीन ने आके भारत पे आक्रमण किया होगा, जब आक्रमण किया होगा तो उस समय के राजा को देखा हमने, उसका नाम था जयपाल। ठीक है, इस सुबुक्तगीन ने सबसे पहले आक्रमण करा, ये क्या था, तुर्की आक्रमण था। इससे पहले जो देखा हमने अरब वासियों का आक्रमण था। तुर्की आक्रमण में हमने क्या देखा, तुर्की आक्रमण, पहला तुर्की आक्रमण किसने करा, तुर्की आक्रमण करने वाला था सुबुक्तगीन। कल के वीडियो में हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं। सुबुक्तगीन में हमने ये देखने को मिला किसके खिलाफ करा इसने, ये करा किसके, जयपाल के खिलाफ किया। जब जयपाल हार गया होगा इसमें, इसकी इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। धीरे धीरे ये वापस लौट जाएगा, वापस लौटने के बाद सुबुक्तगीन जो है अपनी मृत्यु मर जाएंगे, और मरने के बाद जो शासक बनाएंगे ये बनाएंगे अपने बड़े पुत्र को, इस्माइल को। इस्माइल को शासक बना लेंगे, बट करेंगे क्या, इस्माइल को बंदी बना लिया जाएगा। बंदी कौन बनाएगा, कल के वीडियो में पढ़ा
जो खुरासान का शासक होगा, खुरासान का शासक था इसी का छोटा भाई, यानी सुबुक्तगीन का दूसरा पुत्र, खुरासान का शासक। क्या नाम था इसका, हमने पढ़ा था इसका नाम गजनबी करके। गजनबी ने इसे बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद जो है खुद गद्दी पर बैठ गया। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में देख ली थी। उसके बाद देखा इसमें क्या हुआ, गजनबी ने धीरे धीरे भारत पर जो है सन 1000 से लेके 1027 तक आक्रमण करे हैं इसने। 1000 से लेके 1027 तक आक्रमण करे, जिसमें 17 आक्रमण देखने को मिले हमें। टोटल इसने 17 आक्रमण करे हैं, ठीक है। इसकी मृत्यु हमने देखी 1030 में मृत्यु हुई। अच्छा, 17 आक्रमण भारत पर करे, ये किसने बात बताई है, ये बात बताई है किसने, सर एलियट ने बताई है। ये कल आपको हमने बता दी कि सर एलियट के अनुसार जो है कि भारत पर महमूद गजनबी ने कितने आक्रमण करे, 17 आक्रमण करे। ये आपसे पूछा जाता है। जिसने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण बताया, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो बताया हमने कौन सा आक्रमण था, वो उसका 16वां आक्रमण था, ठीक। इससे पहले 15 युद्धों में इतना धन इकट्ठा नहीं करा था, जिसने केवल इसने 16वें आक्रमण पे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके जो है इतना धन इकट्ठा कर लिया होगा। कल ही के वीडियो में हमने देखा कि सोमनाथ मंदिर किस तरीके से कहाँ था, वहां का राजा कौन था, कैसे कैसे उसका पुनः निर्माण कराया गया, पुनः निर्माण के बाद स्वतंत्र भारत के बाद उसमें जो है किस प्रकार कार्य किया गया होगा। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देख ली, ठीक। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने 1030 में इसकी मृत्यु पर चर्चा कल कर ली थी कि इस प्रकार इसकी मृत्यु हुई होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम भारतीय इतिहास में देखें, जो हम अगर देखते हैं यूपीएससी मेंस वगैरह जब लिखने जाते हैं, तो वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है कि क्या कारण था कि भारत पर आक्रमण होता था हमेशा। भारत पर आक्रमण करने का इनका जो है, ये जो अरबवासी आए या तुर्की आए, इनका क्या कारण रहा करता था जी, आक्रमण किया करते थे। और आक्रमण के साथ साथ भारत जो है उसमें सफल क्यों नहीं हो पाता था, ठीक। भारत इनको जो है क्यों नहीं खदेड़ पाता था, क्या कारण रहा कि इसने 17 आक्रमण कर दिए। 17 आक्रमण जब भारत पे कर दिए, पहले आक्रमण के बाद भारतीय लोग सचेत नहीं हुए, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से 17 आक्रमण कर दिए इसने। और 17 आक्रमण के बाद भी उन्होंने अपना धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लिया भारत के ऊपर। ऐसा क्या कारण रहता होगा, भारतीय लोग इनसे क्यों नहीं लड़ पाते होंगे। तो इसका अगर आंसर हम ध्यान से सोचिए तो हमें देखना होगा कि सबसे पहले अगर हम इस बात को सोचें कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। अब आर्थिक स्थिति अच्छी होने का मतलब मैंने आपसे कहा था कल के वीडियो में भी कि भारत के अंदर जो मिट्टी पाई जाती थी, इतनी उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी कि वहां पे हर प्रकार की खेती कर लिया करते थे। भारत के अंदर हम देखें कि जमीन में से सोना निकला करता था, लोहा निकला करता था। हमने अपने वीडियो में जब हमने आपको प्राचीन भारत पढ़ाया तो हमने दिखाया आपको कि सन 1000 के बाद जो है भारत के अंदर जो है 1000 बीसी की अगर बात करी हमने, तो 1000 बीसी में हमने देखा कि लोगों ने ना उसमें लोहे की खोज कर ली। और लोहे की खोज करने के बाद जो बिल्कुल ही नया बदलाव आ गया भारत पे। ये सारी बातें हमने पीछे अपने प्राचीन भारत में भी देखने को मिली। तो हमने ये देखा, अगर हम बात करें, हमसे अगर कोई पूछे तो हम ये कह देंगे कि भारत की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। आर्थिक स्थिति, कोई हमें लूट भी लिया करता था ना, तो लूटने के बाद जो है मान लो 1 साल बाद जो है फिर दोबारा से हम उतना ही धन इकट्ठा कर लिया करते थे। उतनी ही बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियां भगवान राम की और तरह तरह की भगवानों की मूर्तियों को जो है बना लिया करते थे। दोबारा इतना जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से, ठीक। तो सबसे पहला हमने देखा कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत थी। इस कारण जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण जो इधर के हमने कहा कि जो अफगानिस्तान के आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे, या मैंने कहा सऊदी अरब के आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे, जो रेतीली मिट्टी या मिट्टी के तेल वगैरह या पेट्रोल डीजल इनमें ईंधन के लिए जाने जाते थे उस समय, जो उनका उपयोग नहीं किया करते थे लोग, ठीक है। तो भारत की तरफ को, भारत को लूटने के उद्देश्य से भागा करते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब देशों में हम उनका नाम लिया करते थे उस समय। आगे बात करें, ऐसा नहीं था कि भारत के सैनिक मजबूत नहीं थे। अगर बात करें, भारत के पास सैनिक भी बहुत अच्छे थे। भारत की सेना बहुत मजबूत थी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे मतलब जो है धनुर्धर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे धनुर्धर थे। अब इसमें अगर बात करें, मगर कारण क्या हुआ कि इतनी अच्छी सेना होने के बाद भी, इतनी अच्छी स्थिति होने के बाद भी राजा भी खूब सारे थे हमारे यहाँ। और उन राजाओं के समय अगर हम देखें तो इतनी अच्छी सेना हुआ करती थी, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखने को मिलेगा कि कितना पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली थे। शक्तिशाली के साथ साथ उनके अंदर मन में कितना विश्वास हुआ करता था, युद्ध जीतने वाला एक बहुत बड़ा संघर्ष लेके चला करते थे साथ में अपने। कमी क्या थी हमारे यहाँ सबसे बड़ी, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो कमी थी वो हमारी सामाजिक कमी बहुत थी। सबसे बड़ी अगर हम जो है सामाजिक कमी को जो है दोष देंगे। यहाँ पे आर्थिक स्थिति तो अच्छी थी हमारी, मगर सामाजिक कमी की बात करेंगे हम। सामाजिक कमी किस प्रकार अगर बात करें, देखिए हम लोगों के अंदर एकता नहीं थी हमारे अंदर। भाई जिस पे अगर युद्ध हुआ, जिस पे जो है आक्रमण हुआ, केवल वही लड़ रहा था। ये नहीं था कि हम लोग सब लोग एकजुट होकर जो लड़ना स्टार्ट करें। तो हमारे अंदर जो है एकजुट होने की कमी थी, हम एकजुट होकर कभी नहीं लड़े।
इतने 17 आक्रमण करे ना, तो 17 आक्रमण में हमने देखा जहां आक्रमण हो रहा था बस वहीं का राजा लड़ेगा या वहीं की जनता लड़ेगी। ऐसा नहीं था कि अगर और लोग भी राजा मिलकर इकट्ठे होकर जो है लड़ना स्टार्ट कर दें। आपने देखा वहां पे विद्याधर के बारे में हमने कल बात करी थी। हमने देखा कि किस प्रकार कन्नौज का राजा भाग गया था, तो भागने के बाद पहले विद्याधर ने कन्नौज के राजा को मारा 10 राजाओं को इकट्ठा करके। जब 10 राजा मिल गए और एक विद्याधर मिल गया, 11 राजाओं का पूरा एक समूह बन गया, उनकी सेना बन गई, तो वो किसी से भी लड़ सकता था आसानी से। देखा हमने विद्याधर की, जब हमने देखा उसमें महमूद गजनबी से जब विद्याधर की लड़ाई हुई थी, तो क्या हुआ, एक परिणाम ये हुआ कि बाद में विद्याधर के सामने उसे घुटने टेकने पड़े। एक तरीके से ये उसका कोई परिणाम नहीं निकला। विद्याधर की इतनी स्थिति मजबूत थी कि उसे 15 किले देने पड़े, विद्याधर को किले देने पड़े। महमूद गजनबी ने विद्याधर को 15 किले दिए। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में करी, पूरी चर्चा करी इसके साथ साथ। तो इसे हम ना एक शब्द में अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर ना राजनीतिक कमी बहुत पाई गई। अगर राजनीतिक कमियां नहीं होती भारत के अंदर, तो शायद भारत के अंदर जैसे कि हमने कहा इस धर्म का, जैसे मैंने कहा आपका इस्लाम धर्म हो गया या अन्य तरीके से, अभी हम अंग्रेजों के बारे में भी हमने प्राचीन भारत के बाद, अब अगर हम बात करें आधुनिक भारत में, देखने को मिलते हैं कि अंग्रेज भारत में किस प्रकार आए, किस प्रकार उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया। ये सारी चीजों को हम जो है कमियों को दूर कर सकते थे अगर हमारे अंदर राजनीतिक कमी नहीं होती। आज भी हमारे यहाँ प्रेजेंट में देखिए राजनीतिक कमियां बहुत है। हम लोग देखते हैं कि जहां ज्यादा परेशानी आती है तो दूसरा जो अपोजिशन वगैरह होता है तो साथ देने के बजाय उसमें और ज्यादा कमियां निकालना स्टार्ट करता है। और जिससे कि केवल क्या होता है, जब कमियां निकलती है ना, तो और देशों के भी कान खुलने लगते हैं कि हमारे दूसरे देश में, भारत देश में क्या क्या कमियां हैं इस समय, और उस कमी पे वो भी जो है प्रभावशील होने लगता है। तो ये कमी हमारे लिए बहुत ज्यादा आती है। तो हम एक बात कर रहे हैं, तो इसी में हमने एक पॉइंट और जोड़ देता हूं मैं आपको, 10वां पॉइंट इस तरीके से कि हमारे सर ने बता दिया क्या कमी थी हमारे अंदर, राजनीतिक कमी रही है हमेशा से, और इस राजनीतिक कमी के कारण ही हम पर जो है सब लोग आक्रमण करते रहते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं भारत की स्थिति इस राजनीतिक कमी की स्थिति से ही कमजोर पड़ जाती है। सॉरी। अब बात करेंगे आगे की। अब बात करें अगर इस तरीके से, हमने कल आपको बता दिया था कि कैसे कैसे महमूद गजनबी जो है वापस लौट के आऊंगा। देखिए महमूद गजनबी की बात करें तो ये अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों से आने वाले मार्गों से आया करते थे ये सारे के सारे लोग। अभी हम यहाँ से बात कर रहे हैं क्या, महमूद गजनबी की। देखिए आगे अगर बात करें, धीरे धीरे ना महमूद गजनबी जब वापस लौट गया होगा, तो वापस लौटने के बाद इसका समय जब जिसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद गजनबी वंश का भी वहां पर भी अंत होना स्टार्ट हो गया होगा। अंत होने का मतलब है किसी भी राजा का जो शासन चल रहा होगा और राजा के मरने के बाद कुछ समय तक उसकी जो पीढ़ियां चला रही होंगी वो कुछ मजबूती से चला पाएंगी। धीरे धीरे उसमें भी कमी आने लगती है। हर एक राजा के साथ में हुआ। देखो कितना बड़ा मुगल सल्तनत पढ़ने को मिलेगी अभी हमें आगे। हमने जो है अपनी किताबों में ना एक एक दो लाइनों में, वन लाइनर में हमने पढ़ा होगा मुगल सल्तनत के बारे में, कैसे कैसे जो है मुगल सल्तनत बहुत तेजी से उसने पूरे भारत पे क्या, भारत के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी अपना जो है, आसपास के देशों में भी अपना कब्जा कर लिया था। मगर क्या कारण हुआ, कारण देखने को मिला, धीरे धीरे बिखरती चली गई, बिखरते 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 लास्ट अगर हम देखें बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में बात करें कि अंग्रेजों के समय जाके उन्हें जो है एक तरीके से अंग्रेजों ने बहुत आसानी से उन्हें जो अपने अंडर में कर लिया। अंडर में करने के बाद उनके जितने भी पुत्र वगैरह थे या मैंने कहा नाती पोते वगैरह रहे होंगे, उनकी गर्दन में सजा दी, उनके आगे रख दिया और कैसे कैसे उन्हें जेल में बंद कर दिया और जेल में उनके तरफ के जो है मृत्यु हो गई। और कहाँ इतना खतरनाक रहा होगा मुगल सल्तनत की, उन्हें उनसे मिलना बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें हो जाती होंगी, और कहाँ अंग्रेजों ने जरा सी ही मतलब थोड़ा सा जो प्रयास करो, प्रयास करने के बाद इन लोगों को दबा दिया आसानी से। तो हमने देखा, अब हम बात करेंगे धीरे धीरे गजनवी वंश जो है कमजोर हुआ होगा, और कमजोर होने के बाद लगभग हम बात करें तो 200 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के क्षेत्र में बता रहे हैं जहां पे गजनवी क्षेत्र पाया जाता होगा, उससे 200 किलोमीटर दूरी पर जो है एक नई सल्तनत का जो है जन्म हुआ। ठीक है, एक नई सल्तनत का जन्म हुआ 200 किलोमीटर दूर की ऊपर दूर बात करी हमने, और वो जो सल्तनत थी वो थी गौड़ सल्तनत। गौड़ सल्तनत ने सबसे पहले अपने आप को कह दिया कि हम गजनवी जो गजनवी वंश का है उसे नहीं मानते किसी भी तरीके से। ठीक है, हम अपनी एक नई सल्तनत चलाएंगे। सबसे पहले किसने कहा, ये भी वहीं से पनप रही है गौड़ सल्तनत। ठीक है, कौन सी सल्तनत है, गौड़ सल्तनत की बात करेंगे, जिसके अगर शासक की बात करें हम जिसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1173 में एक शासक बना है जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। ठीक है, गौड़ सल्तनत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 12वां पॉइंट हमने पढ़ा 1173 में एक शासक बना जिसका नाम हमने क्या बताया आपको, मोहम्मद गौरी करके हमने आपको नाम बता दिया। देखिए ये ना, इसके अंदर भी अगर मोहम्मद गौरी की अगर बात करें, जब मोहम्मद गौरी वहां का शासक बन गया होगा तो इसने सबसे पहले क्या सोचा, इन्हें सोचा कि क्यों ना मैं अपने क्षेत्र में वृद्धि करूंगा। मुझे लूटपाट तो करनी है, धन की वृद्धि तो करनी है, उसके साथ साथ मुझे क्षेत्र में भी वृद्धि करनी है।
ठीक है, तो क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से वह अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की तरफ को बढ़ेगा। और बढ़ने का क्या कारण है, हम मोहम्मद गौरी को खूब पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि हमारे भारत की तरफ को ये बढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर इसके वंश के बारे में आपसे पूछ ले मोहम्मद गौरी के, तो आप बताएंगे ये कौन से वंश का था, ये था शंसवानी वंश का। इससे पहले हमने जो गजनी पढ़ा था, महमूद गजनवी के बारे में जो पढ़ा था हमने, वो कौन सा वंश था, यामनी वंश था। ये कौन सा वंश है, शंसवानी वंश है। इसके वंश के बारे में पूछे तो आप बता देंगे कौन सा वंश है, शंसवानी वंश है आपका, शंसवानी वंश होगा। आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके बाद इसके नाम के बारे में भी पूछ लेता है, मोहम्मद गौरी के पूरे नाम के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन हसन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन हसन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। मैं आपको लिख देता हूं, कुतुबुद्दीन हसन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये इसका पूरा नाम था। आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कि हमारे सर ने बता दिया था, इसका पूरा नाम क्या था, कुतुबुद्दीन हसन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। इसके वंश के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे शंसवानी वंश का था ये। और 1173 में मोहम्मद गौरी वहां का शासक बना होगा, और शासक बनने के बाद इसका उद्देश्य रहा होगा कि क्यों ना मैं मुस्लिम राज्य की जो है और आगे स्थापना करने लगूं, और आगे अपने जो है राज्य क्षेत्र को बढ़ाऊं, उसके साथ साथ धन लूटना। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले अगर अपने क्षेत्र में वृद्धि करने की अगर किसी ने बात करी है तो यहाँ पे बात करने वाला कौन था, मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने अपने क्षेत्र को बढ़ाने की बात करी है। गजनवी के बारे में कल हमने देखा कि 17 आक्रमण जरूर करे थे, हर आक्रमण के बाद यहाँ से भारत को लूटता था, और लूटने के बाद पुनः सारा का सारा धन वापस ले जाया करता था। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी थी। तो इसका उद्देश्य पूछे आपसे पेपर में बन सकता है कि सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना या आपकी बात करें मुस्लिम राज्य को आगे बढ़ाने के बारे में किसने सोचा है, तो आप बता देंगे मोहम्मद गौरी ने सोचा है। और 1173 से चलता हुआ आएगा, 1173 से लेके 1206 तक ये राज करेगा। कब तक करेगा, 1173 से 1206, इस तरीके से मैं इसका समय काल लिख रहा हूँ, 1173 से 1206। और किस प्रकार ये धीरे धीरे भारत पर आक्रमण करेगा, उनके बारे में बहुत सारे जो इंपोर्टेंट युद्ध है जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आज हम उस पर बात करना स्टार्ट करेंगे। 1173 में राजा बना, ठीक है, केवल 2 साल तक अपने गौड़ क्षेत्र में रहा, और गौड़ क्षेत्र में रहने के बाद इसने सोचा कि क्यों ना मैं धन की वृद्धि करूं, और धन की वृद्धि के साथ साथ अपने राज्य की वृद्धि करूं, राज्य की वृद्धि के साथ साथ जो है मैं खूब इस्लाम धर्म को आगे भी फैलाता हुआ चलूंगा। तो उसने सबसे पहले 1175 में भारत की ओर जो है लूटने के लिए आगे बढ़ा, और सबसे पहला आक्रमण 1175 में इसने जो करा है वो करा है मुल्तान पर। ठीक, तो सबसे पहला आक्रमण अगर आप पूछेंगे, इससे पूछा जा सकता है 1175 में सबसे पहला आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण था इसका, पहला आक्रमण, ठीक है। और वो कहां पे आक्रमण करा है इसने, ये मुल्तान में करा है। मुल्तान आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले ये भारत में हुआ करता था, मुल्तान में करेगा, और वहां पर इसे जीत मिलेगी। जीत मिलेगी 1175 में पहला आक्रमण करके, उस पर मुल्तान पर आक्रमण करके जीतने के बाद वापस लौटेगा। लौटने के बाद धीरे धीरे अपना क्षेत्र में जहां जहां पे पकड़ बनाता चला जाएगा, वहां पर किसी न किसी लोग को अपने आसपास कि जो इसके बहुत ज्यादा खास व्यक्ति रहे होंगे उन्हें बिठाता चला जाएगा। गुलामों को बहुत रखा करता था, और गुलामों को ना ये अपने पुत्रों की तरह पाला करता था। इसकी कोई संतान नहीं थी, इसके कोई पुत्र नहीं थे, मगर इसने गुलामों की अगर बात करें तो जो है सैकड़ों गुलाम इसने ऐसे पाल रखे थे जो पुत्र से भी ज्यादा इसे प्रेम किया करते थे। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछे तो सबसे पहला आक्रमण इसका मोहम्मद गौरी का कहाँ हुआ है, मुल्तान में हुआ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है मुल्तान, 1175 में किया है, वहां पर इसे जीत मिली है। पहले में से जीत मिलेगी, इसके बाद इसका हौसला और ज्यादा बुलंद हो जाएगा, और अब यह आक्रमण करेगा 1178 में जाकर। 1178 में आक्रमण करेगा, ये करेगा गुजरात पर, और गुजरात में जब ये आक्रमण करेगा तो वहां पे से पराजय का सामना करना पड़ेगा। ठीक, 1178 में आप आक्रमण करेगा, ये मैं आपको बता दूं दूसरा युद्ध इसने करा 1178 में, और ये कहाँ करा है, गुजरात में करा है, और गुजरात में जो करेगा इसे पराजय का सामना करना पड़ेगा। और पराजय का सामना जो करना पड़ेगा, वहां पे जो उस समय राजा होगा उसका नाम होगा भीम द्वितीय करके राजा होगा, और इसके पिता की ना उसी समय आकस्मिक मृत्यु हुई होगी। इसकी इस राजा की बात कर रहे हैं जिसका नाम भीम द्वितीय मैंने राजा बताया, तो इसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई होगी, और मृत्यु होने के बाद ना इसे ना युद्ध कौशल या राजा किस प्रकार जो है अपने शासन को चलाता है उस प्रकार का सही प्रकार से ज्ञान नहीं हुआ। तब इसकी माता जो होंगी जिनका नाम नायका देवी है, वो नायका देवी इसकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है गुजरात विजय में
किस एक महिला ने साथ दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे राजा कौन था, भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय की माँ थी नायिका देवी। नायिका देवी ने जो है इस युद्ध की कमान संभाली है। ठीक है, ये पीछे से जो है उस युद्ध का पूरा के पूरा दारोमदार जो लिया है, किसने लिया है, नायिका देवी ने जो है लिया है। तो भीम द्वितीय की माँ का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे नायिका देवी, बताया था हमारे सामने, नायिका देवी। और क्या कारण रहा है, पिता की मृत्यु होने के बाद इसे सही प्रकार से जो है युद्ध के बारे में सही से कौशल नहीं था, और युद्ध कौशल में सही से ज्ञान नहीं होने के कारण नायिका देवी ने इस बात को युद्ध में कमान संभाली, और वाकई में इतने अच्छा युद्ध में कमान संभाली होगी कि इस गुजरात पे जो विजय प्राप्त कर सकता था, ये कौन, मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी को इसने विजय से रोक लिया। इस बात को भी आपको याद हो गया होगा, 1178। इसके बाद बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ छोटे छोटे युद्ध लड़े इसने, पंजाब वगैरह में युद्ध लड़ना स्टार्ट करा। पंजाब में युद्ध लड़ते इस समय जब पृथ्वीराज चौहान उसके आसपास के क्षेत्र में बैठा करते थे, तब पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि धीरे धीरे ये पंजाब की तरफ को बढ़ गया है और धीरे धीरे आगे को बढ़ेगा, ये सोनीपत के आसपास बढ़ना स्टार्ट करेगा, हरियाणा की तरफ को आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्यों ना मैं इसे वहीं के वहीं रोक दूं। अब पृथ्वीराज चौहान एक नव युवक जो है आगे बढ़ेगा, जिसका जो है टाइम पीरियड हम अगर बात करें 1191 में, जब ये देखेंगे पृथ्वीराज चौहान की मेरी तरफ को आगे बढ़ना स्टार्ट करा है, भारत में आगे को बढ़ रहा है, तब वो तराइन के क्षेत्र में जाके अपनी सेना लेकर जाएंगे। तब आपने पढ़ा है 1191 में सबसे पहला तराइन का युद्ध हुआ है। तो प्रथम तराइन युद्ध क्या कब हुआ, 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। चलिए समझ लीजिए ध्यान से, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध की बात करें किस किस के बीच में हुआ है, ये हुआ है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ है, और इसमें गौरी की पराजय हुई है। आप इस तरीके से ये भी याद कर लेंगे। देखिए जब गौरी की पराजय हो गई होगी ना, पराजय होने के बाद गौरी हार गया होगा, तो ये जब हारने के बाद गौरी को बंदी बनाया गया, एक दंतक कथाएं सी बताई जाती हैं। इतिहास इसका परिणाम तो मतलब प्रमाण तो देता है, बट दंतक कथाएं इसे ना बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, मगर जो किताबें बताती हैं मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। जब मोहम्मद गौरी हार गया होगा, और हारने के बाद ना इसे सेना ने ना पकड़ लिया हुआ, हाथों में जो है तमाम तरीके की जंजीरों से बांध दिया हुआ, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई होंगी, इसके गले में जितनी भी इसकी मालाएं वगैरह होती होंगी, वो मालाएं वगैरह को सबको तोड़ के फेंक दिया गया होगा सेना के द्वारा। और जब हमने देखा पृथ्वीराज चौहान के सामने से लेके जाएंगे, जब मोहम्मद गौरी को लेके जाया जाएगा ना, और मोहम्मद गौरी बंदी बने हुए खड़ा होगा इसके सामने, तो पृथ्वीराज चौहान क्या थे, बड़े उदारवादी थे। ये क्या थे, हमारे भारत में सबसे बड़ी कमी यही रही है कि भाई संघर्षशील तो थे ही थे, संघर्षशील के साथ साथ हमने उदारवादी लोग भी बहुत देखे। उदारवादी में हमने देखा गांधी जी के बारे में कितना पढ़ा, देश आजादी के समय में देखा कितनी उदारवादीपन में कितने ही अंग्रेज जो है खराब हुआ करते थे। हमने उदारवादी नेता जब आधुनिक भारत में पढ़ना स्टार्ट किए तो हमने देखा उदारवादी का मतलब क्या था। उदारवादी में क्या था, वो ये सोचा करते थे कि अंग्रेज जो है ना, जो यहाँ पर है भारत में, वो काम गलत कर रहे हैं, बट अगर वहाँ पे जो ब्रिटेन की अगर बात करें, वहाँ पे जो अंग्रेज बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वो उदारवादी हुआ करते थे। सोच कहाँ तक की थी। सेम ऐसे पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो उन्होंने क्या करा, जो गौरी जब बंदी बना हुआ खड़ा होगा तो उन्होंने एकदम देखा कि अरे ये तो वहाँ का शासक है, वहाँ का राजा, उस राजा की कितनी बड़ी अपमान किया मेरी प्रजा ने, मेरी जो प्रजा ने या मेरे जो है जितने भी जो है सेनाई, उसने कितना बड़ा जो है इसके साथ में अपमान किया है। वो अपने ऊपर जहाँ पे राजगद्दी पर बैठे होंगे वहां से उतर के आए, उतर के आने के बाद उसकी जंजीरें खुलवा दी और अपने गले की माला उतार के भी उसके गले में डाल दी मोहम्मद गौरी के, और उनसे कहा, बोले अरे मेरी प्रजा ने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। और युद्ध तो होते ही रहते हैं, युद्ध तो दो जो है सेनाओं के बीच में होते रहते हैं, मेरी सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप जाइए, आप जो है सम्मान पूर्वक वापस लौट जाइए। मोहम्मद गौरी जो क्या था, मोहम्मद गौरी ने इस बात को भी सही भांति से नहीं समझा। मोहम्मद गौरी ने क्या करा, इस चीज को भी बड़ा अपमान से समझा। वैसे रियल में होता क्या, उस समय मोहम्मद गौरी की गर्दन बिल्कुल कलम कर देनी चाहिए थी, और शायद मोहम्मद गौरी की गर्दन कलम कर देते तो शायद जो है आगे भारत के राजाओं से, इतने वीर राजाओं को सोचते हुए जो है कोई और अन्य कोई भी जो है भारत को लूटने की दृष्टि से भारत की ओर नहीं बढ़ता। हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ने के स्टार्ट करी। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया, तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ाया, भारत में उदारवादी लोग पढ़ाए। उदारवादी इतने होते हैं कि लोग कभी कभी हमने कहा कि गलतियां कर देते हैं, और लोगों की गलतियों को माफ करने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से ना उन पर उसी तरीके से भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। और सत्य ये है कि चोर चोरी करना छोड़ देता है, मगर हेरा फेरी करना कभी नहीं छोड़ता। जिसने आपके साथ एक बार बुरा किया होगा, वो आपको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी हमेशा बुरा ही करने की सोचेगा। कभी भी वो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी ने मेरी बुराइयों को भुलाकर जो है अच्छाइयों में तब्दील करने की कोशिश करी है कि क्यों ना मैं अच्छा बन के दिखाऊं। हमारे भारतीयों की कहाँ सबसे ज्यादा कमी रहती है, हम उन लोगों से आशा करने बैठते हैं, हम ना बुरे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये बुरा व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छा करे,
और ये कभी नहीं हो सकता। हमारे भारतीयों में सबसे बड़ी ये कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। हम लोग ना आधे से ज़्यादा लोग क्यों बार बार जो है ठोकरें खाते हैं, क्यों पछताते हैं? तो पछताने का हमारा कारण कुछ ये भी रहता है, हम जो गलत लोग होते हैं ना, गलत लोगों के साथ में हम तो अपना उदारवादीपन दिखाते रहते हैं, और फिर उदारवादीपन दिखाने के बाद हम जो ये सोचते हैं कि वो भी क्यों ना हमारे साथ में इसी प्रकार से उदारवादीपन दिखाए। मगर होता क्या है, जो गलत थे वो हमेशा गलत ही रहते हैं, वो कभी भी आपको जो है उदारवादीपन से कार्य नहीं कर सकते। बात करेंगे आगे के युद्ध में, तो प्रथम तराइनी युद्ध आपको समझ में आ गया होगा, किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें गौरी की हार हुई, और किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को सम्मानपूर्वक वापस लौटा दिया। ठीक, 1191 की बात है। अब मोहम्मद गौरी चला जाएगा। बताते हैं कि जब ये अपने क्षेत्र में पहुंचा तो पहुंचने के बाद अपने महल में ना इसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया, और लगभग 3-4 दिन तक बाहर ही नहीं निकला, और बाहर नहीं निकला। इसने केवल उससे हार का परिणाम को सोचता रहा, और फिर इसने 1 साल तक बहुत अच्छे से अपनी सेना को तैयार किया। ठीक, 1 साल तक बहुत अच्छे से सेना को तैयार किया, और इधर पृथ्वीराज चौहान जो बहुत ज्यादा बेखबर हो गए। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि अब मुझे अपनी सेना पर ध्यान देना है या नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, जयचंद की बेटी संयोगिता से शादी कर ली इस दौरान में। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे शादी हो गई। हमने आपसे बताया 17वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान की शादी किससे हुई है? पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई है संयोगिता, और ये संयोगिता किसकी बेटी है? जयचंद की बेटी है। ठीक, और ये जयचंद ही अब गद्दारी करेंगे इस बात से खिलाफ होकर, जयचंद खिलाफ हो जाएंगे। जयचंद की बिल्कुल मर्जी नहीं थी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है उसकी पुत्री शादी करे, और बट पुत्री जो है इन्हें पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी, उनसे शादी कर लेती है। अब हुआ क्या, ये तो शादी करने के बाद जो अपने महल में या जो है अपनी शादी में थोड़ा सा लीन हो जाते हैं, अपने परिवार के साथ में लीन हो जाते हैं, और समय आ गया 1192। 1 साल हो गया मोहम्मद गौरी को अपनी सेना को तैयार करते हुए, और 1192 के समय में आके क्या हुआ, तराइन का जो है द्वितीय युद्ध हुआ। 1192 की अगर बात करें, 18वां पॉइंट आप इस तरीके से समझेंगे, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और द्वितीय युद्ध किसका हुआ? वही उन्हीं के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और किसके? मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, और जिसमें किसकी? गौरी की जीत हुई है। अब हुआ क्या, इसके बारे में बताया जाता है, जब 1192 में इसकी सेना उसके महल के पास पहुंचने लगी होगी, और पृथ्वीराज चौहान को जब सूचित किया गया होगा कि देखिए मोहम्मद गौरी दोबारा से जो है सेना ले आया आपसे युद्ध लड़ने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा, एक संदेश भेजा अपना, और संदेश वाहक से कहकर भेजा कि जाओ इससे जो है अलर्ट कर दो कि आप वही मोहम्मद गौरी को जिसकी जो है पिछली बार मैंने जो है हत्या करने से बख्श दिया था, वापस लौट आइए, आपके अंदर बस में नहीं है कि आप पृथ्वीराज चौहान की सेना से लड़ पाए। तो क्या होगा, जब ये इसमें दूत जाएगा, दूत जाके कहेगा, तो मोहम्मद गौरी उस समय कहेगा, बोले हाँ मुझसे गलती हो गई, क्यों ना मैं अपनी सेना को वापस ले जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने क्या करा, उस समय तो दिखावा करा, और दिखावा करने का शाम का समय था, अपनी सेना को जो है लगभग 100, 200, 500 मीटर तक पीछे ले गया, और ले जाने के बाद बोला अब जो है रात को हम यहीं रुकेंगे और सुबह को हम वापस लौट जाएंगे। इस बात को उससे कहा दूत से, दूत वापस चला गया। दूत ने क्या दिया कि पृथ्वीराज चौहान से बोला कि जो है मोहम्मद गौरी वापस लौट गया है। मगर हुआ क्या, गद्दारी इनके पहले से ही दिल में रहा करती थी। उसने क्या करा, रात में जब ये सेना बहुत अच्छे से पृथ्वीराज चौहान की बेखबर होकर सो रही होगी, तो सोते समय क्या हुआ, उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद, आक्रमण करने के बाद इसकी सेना को, पृथ्वीराज चौहान की सेना को खूब मारा पीटा, कत्लेआम किया तमाम तरीके से। और कत्लेआम करने के बाद वहां पे क्या हुआ, सुबह को जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद जब मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान पहुंचे, तब देखने को मिला कि एक बहुत बड़ी गद्दारी देखने को मिली जयचंद की तरफ से। जयचंद ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो है गायों की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। जयचंद ने जो है किसे बता दिया, मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी ने इस बात का फायदा उठाया, और मोहम्मद गौरी ने फायदा उठा के क्या करा कि जो अपनी सेना की जो थी ना, जो धनुषों से युद्ध वगैरह लड़े थे, उनके आगे जो है अपनी सेना के आगे गाय खड़ी कर दी। और पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि गाय खड़ी हैं, और गाय का वो बहुत ज्यादा आदर किया करते थे, तो इस कारण जो है उन्होंने अपनी सेना को जो है एकदम आदेश दे दिया कि एक भी धनुष नहीं चढ़ाया जाए, एक भी बाण नहीं चढ़ाया जाए, जिससे कि किसी गाय की हत्या ना हो जाए। और इस गाय की हत्या को बचाने के उद्देश्य से ये क्या हुआ, उधर से दूसरी तरफ से गायों के पीछे से जो धनुष चलते चले गए, इनकी सेना धीरे धीरे खत्म होती चली गई, और एक समय जो आया पृथ्वीराज चौहान हार गए, और हारने के बाद इन्हें बंदी बना लिया गया। तो ऐसे चुगलखोर, तो इसीलिए कहा जाता है जयचंद जैसे चुगलखोर। जयचंद रहे, जयपाल रहे, हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा खतरा करके गए। काश वो जयपाल न होते, जिन्होंने जो है जयसिंह नहीं होते। हम इस तरीके से बात करेंगे अभी जयपाल के बारे में भी, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत नहीं आती। तो चुगलखोरों के बारे में हमने आपको बता दी।
गाय की पूजा के बारे में बता दिया, गायों को आगे करने के बारे में बता दिया। जब पृथ्वीराज चौहान को ये बंदी बना लेगा, और बंदी बनाने के बाद क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान जब सामने खड़े हुए होंगे तो ये ना बिल्कुल आमने सामने रख के जो है बात कर रहे होंगे उससे। तब वो कह रहा होगा, बारा मोहम्मद गौरी अपनी आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो। मगर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जो है कि मैं अपनी आंखें नीचे नहीं कर सकता, हमने आज तक सिर्फ किसी के आगे झुकाया नहीं, हमने तो और तुम्हारी जान बख्शी थी। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि जो है पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ देगी मोहम्मद गौरी के द्वारा। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के चैप्टर को हम यहीं पे अंत करेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध भी हमने 1192 में जो युद्ध हुआ हमने वो पढ़ लिया। अब इससे हमें क्या मालूम पड़ा, जब ये पृथ्वीराज चौहान हार गए होंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में बनता है वो ये बनता है कि इस युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई है। आपसे पूछेगा भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तब मोहम्मद गौरी ने अपनी मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर ली। एक पॉइंट आपको ये समझने को मिल गया, कहानी भाई मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, मुस्लिम सत्ता की स्थापना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़े। देखिए जो गद्दारी करते हैं ना, वो ये ना सोचे गद्दारी करने वाले कि उनके जो है क्या नाम है, उनके भी कभी ना कभी समय खराब आता है। जिन्होंने गद्दारी करी है तो जो है वो जिसके साथ गद्दारी करते हैं वो ऐसा मत ना समझे कि जिसके साथ आज वो हो गए वो आगे चल के जो है वो उनका हमेशा साथ देंगे, कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आएगी। और दिक्कत आई 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है। चंदावर के युद्ध में जहाँ जयचंद और गौरी के बीच में हुआ, अब जी वही जयचंद है जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर है, इन दोनों के बीच में हुआ। गौरी ने बहुत आसानी से जयचंद को हरा लिया। तो 1194 का चंदावर का युद्ध पूछा जाए तो आप ध्यान से बता देना कि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ है। और चंदावर का युद्ध की बात अगर करूं मैं तो ये कन्नौज के आसपास का इलाका है चंदावर, ऐसे करके भी आपको याद करेंगे। चंदावर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी और कौन था इसके साथ में, जयचंद। और जयचंद कौन है, ये जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर है। इसमें किसकी जीत हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और मोहम्मद गौरी जीत जाएंगे चंदावर के युद्ध में। जीतने के बाद यानी कन्नौज पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली एक तरीके से। और यहाँ की विजय के बाद आपसे पूछा जाता है कि ये जो विजय है कि इसके विजय के उपरांत इन्होंने क्या किया मोहम्मद गौरी ने, तो आप बताएंगे सिक्के चलवाए। अब सिक्के चलवाने का भी इनका देखो थोड़ा सा एक अंदर का इनका मन का प्रारूप समझिए, ये भारतीय को किस तरीके से जो है काबू करा भारतीय पर। इन्होंने जो सिक्के चलवाए उन सिक्के पर जो है मोहम्मद गौरी ने एक तरफ तो माता लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाया और एक तरफ अरबी में कलमा लिखवाया। तो इससे क्या हुआ, लोगों को भारतीय जनता पहले से बड़ी भाग भोली वाली थी, ये क्या था, ये दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं भारतीय जनता। तब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि एक तरफ तो लक्ष्मी जी थी और एक तरफ तो क्या थे, अरबी में कलमा छपाया गया था, ठीक। तो दोनों की तरफ से उससे क्या हुआ कि भारतीय लोगों को लगा कि देखिए कितना बढ़िया मुस्लिम शासक है, इसने क्या है कि माता लक्ष्मी को भी कितना अच्छा मानता है। इस तरीके से भारत में जो है विश्वास जिताना स्टार्ट करा। तो आपसे अगर बात करेंगे 21वां पॉइंट आप इस तरीके से लिख लें, एक सिक्के के बारे में हमने बात करी। ये सिक्का कब छपाया गया आप बता देंगे, कन्नौज विजय के उपरांत छपाया गया है। एक तरफ क्या थी, माता लक्ष्मी का था, माता लक्ष्मी की चित्र था और प्लस एक तरफ अरबी में कलमा था। ये कलमे की जो है भाषा पूछी जाती है पेपर में कि कलमा, आपसे ये पूछा जाता है ये सिक्के किसने चलवाया जिसपे माता लक्ष्मी का और अरबी में कलमा लिखा हुआ था, मोहम्मद गौरी ने। कौन सी विजय के उपरांत चलवाया, तो आप बता देंगे कन्नौज विजय के उपरांत चलवाया, ठीक है। धीरे धीरे गौरी का अंतिम आक्रमण की ओर को बढ़ा। हमने देखा, हमने यहाँ पे लिखा है 1206 में इसका जो है इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई है। ऐसी भारत में इसने जो है अंतिम जो आक्रमण करा है भारत में, वो आप बता देंगे 1205 में इसका अंतिम आक्रमण रहा था भारत पर, अंतिम आक्रमण। और अंतिम आक्रमण रहा और आक्रमण से जब ये वापस लौट रहा होगा तो लौटते समय इसकी जो है मृत्यु देखने को मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसके कोई भी जो है पुत्र नहीं था और पुत्र नहीं होने के कारण ही इसने जो है अपने जो गुलाम थे, अपने जो दास थे, दासों को बहुत अच्छे से पाला होगा। कल हम उन दासों के बारे में बात करेंगे। तो इसकी मृत्यु की अगर डायरेक्ट पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे 12 मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हुई है। कब मृत्यु हुई है इसकी, 12 मार्च, ठीक है। और कब हुई है, 12 मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसकी मृत्यु के बारे में। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। और कल हम देखेंगे इसके जो है खास गुलाम थे, जिसमें हमने यल्दौज पढ़ा है, यल्दौज को क्षेत्र दे गया
यल्दौज को वो अफ़गानिस्तान का चित्र दे गया जहाँ से आया करता था, जिसे हम गौड़ क्षेत्र करके बोलते हैं। इसके बाद उसके पीछे को लौटेंगे, अगर पाकिस्तान के आस-पास जाएँगे यानी सिंध के क्षेत्र में जाएँगे। आज वर्तमान में अगर सिंध पाकिस्तान की बात करें, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा जो है ख़ास व्यक्ति को देखिए जिसका नाम ख़वाजा था। उसके बाद अगर हम बात करें लाहौर से दिल्ली तक की पूरी सल्तनत जो भी बनती होगी, वहाँ पे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी में एक और पढ़ने को मिलेगा, कल उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बख्तियार खिलजी के बारे में, जिसे हम ये बिहार के आसपास का क्षेत्र दे जाएगा। और किस तरीके से बख्तियार खिलजी ने जो है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तबाह की होगी, वो सारी बातें हम कल के वीडियो में देखना स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।